हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की भूगोल की बुक से चैप्टर नंबर 1 की पार्ट 5। मैंने पार्ट वाइज डिवाइड कर दिया है ताकि आपको पढ़ने में भी आसानी हो। अगर वीडियो लंबी हो जाती है तो कुछ स्टूडेंट्स बोर हो जाते हैं और वीडियो को आधे से ही छोड़कर चले जाते हैं और वो पूरे चैप्टर को नहीं पढ़ पाते। इसी वजह से मैंने पूरे चैप्टर को पार्ट वाइज डिवाइड कर लिया है ताकि आप छोटे छोटे पार्ट में अगर आप इसे कंप्लीट करेंगे तो आप आसानी से इसे कंप्लीट कर पाएंगे और आपकी जो सिलेबस है वो भी कंप्लीट हो पाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 5। पिछले क्लास में हमने मृदाओं का वर्गीकरण शुरू किया था जिसमें जलोढ़ मृदा हमने पहले पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे काली मृदा के बारे में। तो काली मृदा, काली मृदा मीन्स काली मिट्टी। यहाँ क्या लिखा है, इन मृदाओं का रंग काला है और इन्हें रेगर मृदाएं भी कहा जाता है। तो जो मृदाओं का वर्गीकरण किया गया है इसमें कई तरह के मृदा पाए जाते हैं, कई तरह की मिट्टी पाई जाती है, जिसमें सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, जलोढ़ मृदा के बारे में, जलोढ़ मिट्टी के बारे में। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं काली मृदा के बारे में, काली मिट्टी के बारे में। और इसी तरह से और भी कई तरह की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। इनमें जो काली मृदा है, इन मृदाओं का रंग कैसा होता है, रंग काला होता है और इन्हें रेगर मृदाएं भी कहा जाता है। यानी काली मिट्टी को रेगर मिट्टी भी कही जाती है। काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है। कपास यानी जो रुई की खेती की जाती है, रुई की खेती जो होती है, कपास की खेती जो होती है वो काली मिट्टी में बेस्ट होती है और काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो मिट्टी है वो काली कपास मृदा यानी काली कपास मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर मैंने हाईलाइट कर दिया है, आप चाहें तो अपनी बुक में भी हाईलाइट कर सकते हैं या फिर अंडरलाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपके नोट्स तैयार हो सके और जब आप प्रिपरेशन करने के लिए, दोबारा रिवीजन करने के लिए बैठे तो जो इम्पॉर्टेंट नोट्स है वो आप उन्हें कवर कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर सकते हैं। आगे लिखा है, ये माना जाता है कि जलवायु और जनक शैलों ने काली मृदा के बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। काली मिट्टी किस तरह से बनी है, तो ये माना जाता है कि जलवायु और जनक शैल के मिलने से ही काली मृदा बनी है। इस प्रकार की मृदाएं दक्कन पठार बेसाल्ट क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती हैं और लावाजनक शैलों से बनी हैं। अब यहाँ लिखा है कि ये जो काली मिट्टी है वो कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो वो दक्कन पठार यानी बेसाल्ट क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती है और लावाजनक शैलों से ये काली मिट्टी बनी है। ये मृदाएं यानी ये मिट्टी महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार पर पाई जाती है। यानी ये जो एरिया है यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है और दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटियों तक फैली हैं। अगर ये जो टॉपिक है अगर आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं तो मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है, अंडरलाइन कर दिया है, ताकि जब आप अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करें तो आप इसको अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर सकें अपने एग्ज़ाम्स के लिए। और आप चाहें तो अपने बुक में भी इसे अंडरलाइन कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये जो काली मिट्टी है वो कहाँ कहाँ से पाई जाती है, कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, तो यहाँ पर सारे क्षेत्र का नाम लिखा हुआ है। ये डायग्राम हम देख लेते हैं कि कौन सी मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है। ये जो सिंबल बनी हुई है ये है पर्वत और वन की, यानी जो ये पर्वत और वन कहाँ पर पाई जाती है, इस एरिया में पर्वत और वन पाई जाती है। यहाँ पर क्या है, पर्वत ही पर्वत है, राइट। अब आगे क्या है, यहाँ पर भी आपको पर्वत मिल जाएंगे, वन भी मिल जाएंगी। और यहाँ आगे क्या है, ये जो सिंबल है वो है जलोढ़ मृदा की। अब जलोढ़ मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो इस एरिया में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। आगे है लाल और पीली, तो इस तरह की जो सिंबल है और जिस क्षेत्र में है यानी कि वहाँ पर लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। और ये जो सिंबल है वो काली मिट्टी की है, यानी कि ये जो काली मिट्टी है वो किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो आप देख सकते हैं कि इस मैप में यहाँ पर दिया गया है, इस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है। और इसके बाद है लेटेराइट और शुष्क मिट्टी। तो ये जो लेटेराइट मिट्टी है वो इस तरह के जगह पर पाई जाती है, इस क्षेत्र में पाई जाती है। आप मैप में देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ पर
लिखा हुआ जहाँ जहाँ पर ये लेटेराइट मिट्टी की सिंबल है, यानी उस क्षेत्र में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। और बाकी है शुष्क मिट्टी। तो शुष्क मिट्टी कहाँ पाई जाती है? इस क्षेत्र में, यानी कि जहाँ पर रेगिस्तान है वहाँ पर शुष्क मिट्टी पाई जाती है। आगे लिखा है काली मृदा बहुत महीन कणों अर्थात मृत्तिका से बनी है। यानी काली मृदा जो होती है, काली मिट्टी जो होती है, उसके कण कैसे होते हैं? बहुत महीन होते हैं। इसकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत है, यानी जब इसमें पानी डाली जाती है तो ये मिट्टी सोखती नहीं है जल्दी से। जब ये इसमें जो पानी के बूंदें होती हैं वो रहती हैं और मिट्टी इसमें नम बनी रहती है। इसके अलावा ये मृदाएं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती हैं। और काली मिट्टी में क्या क्या न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, क्या क्या पोषक तत्व पाए जाते हैं? तो काली मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जो पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है और कपास की जो खेती होती है उसके लिए बहुत अच्छी होती है। परंतु इनमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है और काली मिट्टी में फास्फोरस की मात्रा कम होती है। गर्म और शुष्क मौसम में इन मृदाओं में गहरी दरारें पड़ जाती हैं। जब मौसम गर्म हो जाता है, जब मौसम सूखा हो जाता है और जो मौसम है उसमें नमी नहीं रहती है, सूखी मौसम रहती है, गर्म हवाएं चलती हैं, तो इस मौसम में जो काली मिट्टी होती है इसमें गहरी दरारें पड़ जाती है। यानी जो मिट्टी है उसमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती है गहरी। जिस तरह से खेतों में जब जो फसल है उसको काट लिया जाता है और जो मिट्टी बचती है तो उसमें क्या होता है कि उसमें पानी नहीं देने की वजह से और मौसम गर्म होने की वजह से जो खेतों में जो दरारें पड़ जाती हैं, तो उसी तरह से काली मिट्टी में भी दरारें पड़ जाती हैं, जिससे इनमें अच्छी तरह वायु मिश्रण हो जाता है। और जब इनमें दरारें पड़ जाती हैं तो इन दरारों में ही हवा इंटर करती है और इस तरह से मिट्टी में हवा मिल जाती है। गीली होने पर ये मृदाएं चिपचिपी हो जाती है और इनको जोतना मुश्किल होता है। और जब काली मिट्टी में पानी गिरती है, काली मिट्टी में पानी जब रहती है तो ये जो मिट्टी है वो चिपचिपी हो जाती है और इसलिए चिपचिपी होने की वजह से इनको जो हल जोतना होता है वो मुश्किल हो जाता है। इसलिए जब इसे जोता जाता है तो मानसून प्रारंभ होने की पहली बौछार से ही शुरू कर दी जाती है, यानी कि बरसात शुरू करने से पहले ही इसमें हल चला दिया जाता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे लाल और पीली मृदा, यानी कि लाल और पीली मिट्टी। लाल और पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है। जो लाल और पीली मिट्टी है तो वो कहाँ कहाँ पाई जाती है? यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है, आप अपने बुक में भी अंडरलाइन कर लीजिए। लाल मिट्टी जो होती है वो दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिण हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है। यानी कि जो आग्नेय चट्टानें हैं, जब ज्वालामुखी की वजह से जो अंदर का लावा होता है जब वो बाहर आता है वो सूख जाता है, वो ठंडी होकर जब कड़ी हो जाती है, चट्टान बन जाती है, तो इस तरह के क्षेत्र में जब कम वर्षा वाले भागों में ही लाल मृदा बनी है, लाल मिट्टी बनी है। लाल और पीली मृदाएं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट में पहाड़ी पद पर पाई जाती है। और जो लाल और पीली मिट्टी है वो कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो यहाँ पर क्षेत्रों के नाम लिखे हैं, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट में लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। इन मृदाओं का लाल रंग रवेदार आग्नेय और रूपांतरी चट्टानों में लौह धातु के प्रसार के कारण होता है। अब इन मिट्टी का जो रंग है वो लाल क्यों होता है? क्योंकि ये आग्नेय और रूपांतरी चट्टानों में जो लौह धातु होती है, जो आयरन होती है, इसकी आयरन की वजह से ही इन मिट्टी की जो रंग है वो लाल होती है। इनका पीला रंग इनमें जलयोजन के कारण होता है। जो लेटेराइट मिट्टी है वो किस तरह से बनी है? लेटेराइट मिट्टी का निर्माण उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर आर्द्र और शुष्क ऋतुओं के, यानी कि कभी नमी वाली और कभी सूखी जब मौसम एक के बाद आती है तो उसी की वजह से लेटेराइट मिट्टी का निर्माण हुआ है।
ये भारी वर्षा से अत्यधिक निस्खलन यानी लीचिंग का परिणाम है। लेटराइट मृदा अधिकतर गहरी होती है, अम्लीय होती है। इसमें सामान्यतः पौधों के पोषक तत्वों की कमी होती है। यानी जो लेटराइट मिट्टी होती है उसमें पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की कमी होती है। ये अधिकतर दक्षिणी राज्यों, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट क्षेत्रों, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों तथा उत्तर पूर्वी प्रदेशों में पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो लेटराइट मिट्टी पाई जाती है दक्षिणी राज्यों में, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट क्षेत्रों में, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में और उत्तर पूर्वी प्रदेशों में पाई जाती है, जहाँ इस मिट्टी में पर्णपाती और सदाबहार वन मिलते हैं। इस मिट्टी में किस तरह के जंगल मिलते हैं? इस मिट्टी में जो पेड़ होते हैं वो पर्णपाती होते हैं, सदाबहार जंगल मिलते हैं और इस तरह के जंगल में ह्यूमस काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। लेकिन विरल वनस्पति और अर्धशुष्क पर्यावरण में इसमें ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। लेकिन जो ऐसे क्षेत्र होते हैं जो आधे सूखे होते हैं, इस तरह के पर्यावरण में इस तरह की मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है। स्थल रूपों पर उनकी स्थिति के अनुसार उनमें अपरदन तथा भूमि निम्नीकरण की संभावना होती है। तो जिस तरह के उनके स्थल होते हैं उसी के अकॉर्डिंग इस मिट्टी का अपरदन होता है, भूमि निम्नीकरण होता है। मृदा संरक्षण की उचित तकनीक अपनाकर इन मृदाओं पर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय और कॉफ़ी उगाई जाती है। यानी कि मिट्टी के संरक्षण की उचित तकनीक, उचित टेक्नोलॉजी अपनाकर इन मिट्टी पर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय और कॉफ़ी की जो खेती है वो की जाती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की लाल लेटराइट मृदाएं काजू की फसल के लिए अधिक उपयुक्त हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में जो लाल लेटराइट मिट्टी पाई जाती है वो काजू के फसल के लिए बेस्ट होती है। नेक्स्ट है मरुस्थली मृदा, यानी जो रेगिस्तानी इलाकों में मिट्टी होती है उसे मरुस्थली मृदा कहा जाता है। मरुस्थली मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है। ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवणीय होती हैं, यानी कि इसके जो कण होते हैं वो बड़े होते हैं, इसलिए वो ये रेतीली होती है और इनमें सॉल्ट होता है, यानी कि ये लवणीय होती हैं। कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा इतनी अधिक है कि झीलों से जल वाष्पीकृत करके खाने का नमक भी बनाया जाता है। यानी कि कुछ क्षेत्रों में नमक की मात्रा मरुस्थलीय मृदा में इतनी होती है कि झीलों से पानी को लेकर उसे वाष्पीकृत किया जाता है, यानी उसे भाप बनाया जाता है। जो पानी है वो भाप बनकर उड़ जाती है और उस पानी में जो नमक है वो रह जाती है और इस तरह से नमक भी बनाया जाता है। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जलवाष्पन दर अधिक है और मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। जो शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण, यानी कि जो जलवायु है वो सूखी होने की वजह से और जो टेम्परेचर है वो उच्च होने की वजह से, टेम्परेचर हाई होने की वजह से जलवाष्पन दर अधिक है, यानी कि पानी भाप बनकर उड़ जाती है और मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है और नीचे की परतों में चूने के कंकड़ की सतह पाई जाती है। तो जो मरुस्थलीय मृदा होती है उस मिट्टी की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है और नीचे की परतों में चूने की कंकड़ की सतह पाई जाती है। यानी कि जो मरुस्थलीय मृदा होती है उसके नीचे परतों में चूने की कंकड़ की सतह पाई जाती है, जो चूना हम लोग यूज़ करते हैं। इसके कारण मृदा में जल अंतः संयंदन अवरुद्ध हो जाता है और इस वजह से जो मृदा है वो जो जल है वो फिल्टर नहीं हो पाती है। इस मृदा को सही तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है और ये जो मृदा है, ये जो मिट्टी है उसको सही तरीके से अगर इसमें सिंचाई की जाए तो ये कृषि योग्य इसे बनाया जा सकता है, जैसा कि पश्चिमी राजस्थान में हो रहा है। नेक्स्ट है वन मृदा, यानी कि जंगलों में पाई जाने वाली मिट्टी। ये मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं जहां पर्याप्त वर्षावन उपलब्ध है। तो जो ये वन मृदा है वो कहाँ पाई जाती है? वो पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पर पर्याप्त वर्षावन उपलब्ध है, यानी बारिश होती है और वहाँ पर वन है। इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती हैं, यानी जो नदी के क्षेत्र होते हैं वहाँ पर ये जो वन मृदा होती है वो दोमट और सिल्टदार होती है, परंतु ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कणों का होता है। लेकिन जहाँ से पानी आती है वहाँ से इस तरह की मिट्टी के जो कण होते हैं वो मोटे होते हैं, लेकिन जब ये नदी घाटियों तक आते हैं तो वो
उनके जो कण होते हैं वो छोटे होते हैं, महीन होते हैं और इसलिए ये दोमट और सिल्टेदार होते हैं। हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों में इन मृदाओं का बहुत अपरदन होता है और ये अधिशिलिक तथा ह्यूमस रहित होती है, यानी कि मिट्टी का यहाँ पर कटाव ज़्यादा होता है और ये एसिडिक होती हैं और इनमें ह्यूमस नहीं होती। नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों, विशेषकर नदी सोपानों और जलोढ़ पंखों आदि में ये मृदाएं उपजाऊ होती हैं। तो जो नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों में जो ये मिट्टी पाई जाती है, वन मृदा, खासकर जो नदी होती है उसके आसपास के जो इलाके होते हैं वहाँ पर ये मृदाएं उपजाऊ होती हैं। तो हमने यहाँ पर मृदा, कितने तरह की मृदाओं के बारे में पढ़ा। यहाँ पर हमने सबसे पहले हमने पढ़ा कि जलोढ़ मृदा के बारे में। मृदाओं का वर्गीकरण अगर किया जाए तो आप एक एक करके सबका नाम लिखिएगा और उसके बारे में फिर डिफाइन कीजिएगा। मृदाओं के वर्गीकरण में सबसे पहले हमने जलोढ़ मृदा के बारे में पढ़ा, इसके बाद हमने काली मृदा के बारे में पढ़ा और इसके बाद हमने लाल और पीली मृदा के बारे में पढ़ा, लैटेराइट मृदा के बारे में पढ़ा, इसके साथ ही मरुस्थलीय मृदा और वन मृदा के बारे में पढ़ा। तो इतने सारी मिट्टी होती है, आप चाहें तो इससे अच्छी तरह से रिवीजन कर लीजिएगा, ये आपके एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। मृदा अपरदन और संरक्षण, यहाँ लिखा है मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। यानी जब मिट्टी कटती है और वो बह कर चली जाती है, उस जगह से मिट्टी कम हो जाती है, तो इसी प्रक्रिया को, इसी प्रोसेस को मृदा अपरदन कहा जाता है। मृदा के बनने और अपरदन की क्रियाएं आमतौर पर साथ साथ चलती हैं, यानी कि मृदा बनती भी एक साथ है और उसका अपरदन भी एक साथ होता है। यानी अगर किसी जगह पर मिट्टी बन रही है तो वो किसी एक फैक्टर या किसी एक से ज़्यादा फैक्टर की वजह से वो क्या होता है कि वो वहाँ से हटकर दूसरी जगह चली जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर यहाँ पर मिट्टी बन रही है तो वो हवा की वजह से यहाँ से हट जाएगी, दूसरी जगह चली जाएगी, या फिर पानी के बहाव की वजह से दूसरी जगह चली जाएगी। तो इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे कारक होते हैं जिसकी वजह से मृदा का अपरदन होता है और दोनों में संतुलन होता है और मिट्टी बनने के साथ साथ उसका अपरदन भी होता है और इसीलिए मृदा बनने और अपरदन की जो क्रिया है वो साथ साथ चलती है और दोनों में संतुलन रहता है। परंतु मानवीय क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन, अति पशुचारण, निर्माण और खनन इत्यादि से कई बार ये संतुलन भंग हो जाता है तथा प्राकृतिक तत्व जैसे पवन, हिमनदी और जल मृदा अपरदन करते हैं। लेकिन कुछ मानवीय क्रिया हैं, मनुष्य बहुत तरह के काम करते हैं, उनमें से कुछ काम ऐसे हैं जिससे कि ये जो संतुलन है, मिट्टी का बनना और उसका अपरदन होना, ये भंग हो जाता है। मानवीय क्रियाओं में ऐसे मानवीय क्रियाएं कौन कौन से हैं जिसकी वजह से इस मिट्टी का जो संतुलन है वो भंग हो जाता है। तो ये है वनोन्मूलन, यानी जो मनुष्य है वो जंगलों की कटाई करते रहते हैं। अति पशुचारण, अपने पशुओं को ज़्यादा चराते हैं। और निर्माण और खनन, यानी कि कहीं बिल्डिंग बनाते हैं, कहीं ब्रिज बनता है, कहीं और भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं जो मनुष्य बनाते हैं। तो इनकी वजह से और खनन की वजह से, यानी कोयले की खदान होती है या फिर अभ्रक की खदान होती है, ये बहुत सारी चीज़ें, लोहे की खदान होती है। तो इसकी वजह से जो भी काम होते हैं मनुष्यों के द्वारा, इनकी वजह से मृदा के बनने और अपरदन होने की जो प्रक्रियाएं हैं, जो क्रियाएं हैं, वो संतुलन उनका भंग हो जाता है तथा प्राकृतिक तत्व जैसे पवन, हिमनदी और जल मृदा अपरदन करते हैं। और जो नेचुरल तत्व हैं, जो प्राकृतिक तत्व हैं, जैसे कि पवन यानी हवा, हिम नदी यानी बर्फ़ की जो नदी होती है, और जल मृदा अपरदन करते हैं, यानी कि मिट्टी का अपरदन करते हैं, यानी मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह बहाकर ले जाते हैं। बहता जल मृत्तिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है। बहता हुआ पानी मिट्टी को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है, गहरी रास्ते बनाता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये पानी के बहाव की वजह से यहाँ पर मिट्टी कट गई है, जिन्हें अवनलिकाएं कहते हैं। और जो गहरी वाहिकाएं बनती हैं, गहरे रास्ते बनते हैं, गहरे गड्ढे बन जाते हैं, उन्हें अवनलिकाएं कहते हैं। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रहती, यानी ऐसी भूमि पर कृषि नहीं किया जा सकता और इसे उत्खात भूमि कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं? उत्खात भूमि यानी बैडलैंड।
चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को खड्ड भूमि कहा जाता है। कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। ऐसी स्थिति में क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है। कई बार पानी क्षेत्र को ढकती है और ढाल के साथ वो नीचे की ओर बहती है। इस स्थिति में क्या होता है कि जो क्षेत्र होता है उसके ऊपर जो मिट्टी होती है वो घुलकर पानी के साथ ही बह जाती है और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इस प्रक्रिया को चादर अपरदन कहा जाता है। पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपरदन कहा जाता है। जब हवा मैदान या दूसरी ढालू क्षेत्र से यानी ढलान वाली क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाती है तो इस प्रक्रिया को पवन अपरदन कहा जाता है। कृषि के गलत तरीकों से भी मृदा अपरदन होता है, यानी कि अगर कृषि गलत ढंग से किया जाए तो उसमें भी मृदा अपरदन हो सकता है। पानी का ज़्यादा यूज़ करना और कृषि के लिए मिट्टी का ज़्यादा कटाव करना, तो ये सारी चीज़ों की वजह से भी मृदा अपरदन होता है। यहाँ पर मैंने नोट्स को हाईलाइट कर दिया है, आप चाहें तो अपनी बुक में भी हाईलाइट कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, जिससे कि आप आसानी से अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर सकें। तो अगर क्वेश्चन में आ जाए कि वो कौन कौन सी कारण है जिसकी वजह से मृदा अपरदन होता है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। आगे लिखा है, गलत ढंग से हल चलाने जैसे ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाने से वाहिकाएं बन जाती हैं। यानी कि अगर गलत ढंग से भी अगर हल को चलाया जाता है तो इससे क्या होता है कि मिट्टी कट जाती है, वाहिकाएं बन जाती हैं, गहरे गड्ढे बन जाते हैं, जिसके अंदर से बहता पानी आसानी से मृदा का कटाव करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो उस गड्ढे से जब पानी बहती है तो वो आसानी से मिट्टी का कटाव करता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर इसमें हल चलाया गया है तो यहाँ से मिट्टी कट गई है और जब इसमें पानी एंटर करेगा तो ये पानी क्या होगा कि वो अपने साथ किनारे की मिट्टी को भी काटते हुए आगे की ओर बढ़ जाएगी, जिससे कि यहाँ पर मिट्टी का अपरदन होगा। आगे लिखा है, ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है। इसे समोच्च जुताई कहा जाता है। ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जा सकते हैं। सोपान कृषि अपरदन को नियंत्रित करती है। ढाल वाली भूमि पर अगर सोपान बनाया जाए तो इसे मिट्टी अपरदन को नियंत्रित किया जा सकता है। पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि काफ़ी विकसित है। सोपान और सीढ़ीदार कृषि कहाँ पर विकसित है? तो पश्चिमी और मध्य हिमालय में। बड़े खेतों को पट्टियों में बांटा जाता है। फसलों के बीच में घास की पट्टियाँ उगाई जाती है, यानी अगर कोई फसल उगाया जा रहा है तो फसल के बीच में एक घास की लेयर लगाई जाती है। ये पवनों द्वारा जनित बल को कमज़ोर करती है। इस तरीके को पट्टी कृषि कहते हैं। जो पट्टियाँ बनाई जाती हैं वो पट्टियाँ पवन के जरिए जो बल होता है, पवन जो अपनी ताकत की वजह से जो मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह अपरदित करता है, तो उसके इस बल को ये जो घास की पट्टियाँ हैं वो कमज़ोर करती हैं। इस तरीके को पट्टी कृषि कहते हैं। पेड़ों को कतारों में लगाकर रक्षक मेखला बनाना भी पवन की गति कम करता है, यानी कि पेड़ को एक लाइन से लगा दिया जाता है, इसे ही रक्षक मेखला कहा जाता है। इससे भी पवन की गति को कम किया जा सकता है, क्योंकि जो पेड़ होते हैं वो पवन की गति को रोकते हैं। इन रक्षक पट्टियों का पश्चिम भारत में रेत के टीलों के स्थायीकरण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो ये जो रक्षक पट्टियां हैं, यानी कि ये जो पेड़ लगाए जाते हैं एक लाइन से, वो पश्चिम भारत में रेत के टीलों के स्थायीकरण में महत्वपूर्ण योगदान है। यानी पश्चिमी भारत में जो रेत के टीले पाए जाते हैं उनके स्थायीकरण में ये इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुकी है। इसके MCQs और क्वेश्चन आंसर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।